कैसे हो? देखो, आज ऐसा है थोड़ा, मतलब दिमाग तो थोड़ा ख़राब हुआ है ये सब न्यूज़ देख करके। बट ठीक है, अपने आप को कूल रखना है। अ, देखो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का सीन है, ये जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में अभी चल रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और तुमने देखा होगा कि सेटलमेंट से चाइना वालों ने बिल्डअप किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये रिवर, कहाँ किस रिवर के पास ये बात चल रही है। अब ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अब एक बार देख लेते हैं रिवर से रिलेटेड क्या क्या है। देखो, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये मैंने गूगल से निकाला है। तो देखो, यहाँ पे तुम देखोगे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे ये चल रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा है, राइट। अपर सियांग, लोअर सियांग, और यहाँ पे है दिबांग। लेकिन सुबनसिरी तुम देखोगे यहाँ पे है सुबनसिरी, और अपर सुबनसिरी यानी कि इस जोन में, इस एरिया में कहीं पे तुम्हारा अभी देखो कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली जो अभी आए हैं, जो हमने सर्च किया था वैसा एज सच कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि गूगल लेट अपडेट करता है। वहाँ पे जो इमेजेस हैं एज सच अभी दिख नहीं रहे, तो देर इज़ नो पॉइंट कि मैं तुम्हारा वो दिखा करके स्क्रॉल करा करा के टाइम स्पेंड करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बट जानने वाली बात ये है कि ये इसी जोन में कहीं पड़ रहा है, जो एल का लाइन है, मैकमोहन लाइन जो हम कहते हैं, इंडिया और चाइना के बीच का जो लाइन है। तो उस पर यहाँ पे अपर सुबनसिरी के पास तुम्हारा कुछ इन्होंने सेटलमेंट्स बनाया है, राइट। अब बात तो ये है कि ये जो रिवर है चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तीन चार रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि जो अभी अपर सुबनसिरी कहाँ पड़ता है, लाइक नॉर्थ ऑफ सुबनसिरी है, साउथ ऑफ सुबनसिरी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर तुमसे पूछ सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में कौन से रिवर्स बहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब अरुणाचल प्रदेश के से रिलेटेड है तो पूछा जाएगा। क्योंकि अभी देखो, जब तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का जब इशू हुआ था, तो वहाँ पे भी पैंगोंग सो लेक और उसके बारे में नुब्रा वैली, उससे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बात याद रखना कि अगर तुम यहाँ से तुम जाते हो ईस्ट टू वेस्ट, तो तुम देखोगे दिबांग आता है पहले, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर सुबनसिरी, एंड देन कामेंग। ये इंपॉर्टेंट है। एक दो रिवर्स और भी हैं यहाँ पे, बट देखो ऑप्शंस रहते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, तुम सही टिक मार ही आओगे। थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि ऑन ऑन एन एवरेज अगर तुम्हें ये फॉर्मेट पता है, तो एक दो अगर मान लो स्पेकुलेशंस करते भी है तो तुम सही आंसर दोगे, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, राइट। कुछ एरियाज देख लेना, जैसे बॉमदिला बहुत इंपॉर्टेंट है, तवांग रीजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बार इसको देख लेना अच्छे से। जितना मैंने बताया ये तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, और अभी ये न्यूज़ में रहेगा, अभी इसको लूप में लेना है। अभी आने आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है न्यूज़ में। अब देखो, मुद्दा ये है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, राइट। क्यों ये सब चलता है इंडिया में? देखो, सिंपल सी चीज़ें ये रखो कि अ, अगर तुम देखोगे अरुणाचल प्रदेश को, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसको नेग्लेक्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट्स, बाय द पास्ट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। अब अगर हम मैप में जाके देखें तो देखो, क्यों ऐसा होता है इंडिया के साथ ही, ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारे टेरिटरी में कोई इंक्रोच कर जाता है और हम उसको कुछ करते नहीं हैं। खैर, अभी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और ऐसे ऐसे भी स्ट्रांग थी। तो अभी इंक्रोचमेंट को ये लोग अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है, देखो देखो कितना अच्छा वैली है ये अरुणाचल प्रदेश। मेरा ये मानना है कि वाई पीपल आर रिसाइडिंग ओनली एट दिस प्लेस, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, कोई आ गया, कोई बंगाल चला गया। आप लोग इन सब एरियाज़ में क्यों नहीं सेटलमेंट बनाते हो, या फिर जो भी जॉब्स वगैरह हैं यहाँ पे निकालो। अभी तुम देखना, यहाँ पे एक जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो यहाँ से क्रॉस करते हुए सिल्लीगुड़ी से क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ गया है, ये अभी कुछ रिसेंटली बना है। ये मेरे को ये समझना है कि यार, इतना टाइम हो गया है इंडिया को, इतना पैसा है, उसके बाद भी तुम पूरा इस इन सब जोन, ये सब जोन नेग्लेक्टेड है। ये जोन पूरा नेग्लेक्टेड था इंडिया का, इधर वाला जोन पूरा नेग्लेक्टेड जोन था इंडिया का। तो बट ऑब्वियस है कि कोई भी वहाँ पे आके इंक्रोचमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप इस जगह पे फोकस नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, टेम्परेचर वाइज देखा जाए बहुत अच्छा टेम्परेचर है, यहाँ का वैली बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे एक जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, बिहार की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में 3 एयरपोर्ट है, वो भी अभी एक दरभंगा एयरपोर्ट रिसेंटली आया है, राइट। तो तुम देखो, कहीं ना कहीं ये सब एरिया बहुत नेग्लेक्टेड है पूरे बिहार में। अब मेरा ये मानना है कि चलो ठीक है, तुम आईएएस आईपीएस बनो, अच्छी बात है। बट तुम्हारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि यार, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि तुम किसी ज़ोन को डेवलप कर सकते हो। पहली बात तो तुम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बन जाओगे, सबसे पहले आईएएस बनते हैं। तो तुम्हारे हाथ में डेवलपमेंट होता है, तुम चाहो तो तुम बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो। अब मुझे ये शर्म की बात ये लगती है कि इतने ज़्यादा आईएएस आईपीएस है बिहार से, बट साला यहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, एक पटना और एक गया का, और एक दरभंगा का अभी रिसेंटली खुला है। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो कैसे काम चलेगा? अब तुम देखो, वाई दीज एरियाज आर मोर डेवलप्ड। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पास तुम्हारा है न्यू दिल्ली के पास तुम्हारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है,
और उससे सटा हुआ गुड़गांव है। और तुम विश्वास नहीं मानोगे, जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, देखो यहाँ पे भी लोग थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने आने दिया। और आज तुम विश्वास नहीं मानोगे, ये लोग अरबपति हैं, करोड़पति तुम छोड़ दो अब। ये यहाँ से बिहार का इतना ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है गुड़गांव से, ये गुड़गांव में, कि यहाँ के जितने भी मकान मालिक हैं, जितने भी तुम्हारे रेंटर जो मकान वगैरह लगाते हैं रेंट पे, दे आर अर्निंग इन करोर्स इन टुडे राइट नाउ। इतना पैसा कमाया है इन लोगों ने, बहुत पैसा कमाया, पूरा पूरा फाइनेंशियल ड्रेन हुआ है इधर हरियाणा की तरफ। और इतना पैसा है कि तुम सोच नहीं सकते हो, तुम रख नहीं पाओगे, इतना पैसा है इनके पास, जस्ट बिकॉज कि एक एयरपोर्ट का डेवलपमेंट। अब मेरे को ये मानना है कि बिहार वगैरह में डेवलपमेंट जो नहीं करते हो, तुम लोग का एक अपना ही उसूल चलता है कि नहीं, हमें ही राजा बन के रहना है। भैया राजा बनो, अच्छी बात है, लेकिन नाले में राजा बनने का क्या मतलब बनता है? तुम्हारा तो है तो पूरा गंदा इलाका पूरा, तुम उसको डेवलप तो कर ही नहीं रहे हो। तुम आईएएस आईपीएस बन तो गए, लेकिन तुम कहाँ, तुम पता चला तुम छपरा में जाके तुम काम कर रहे हो, तो भैया क्या फ़ायदा हुआ वैसा आईएएस बन के? अगर हाँ पता चलता कि ये एक न्यूयॉर्क शहर है और तुम वहाँ के आईएएस बने हो, तो समझ में आता कि हाँ चलो ठीक है, कुछ अच्छा चीज़ हुआ है। तुम्हारे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तुमको एक बेस्ट एयर क्वालिटी मिल रही है, तुमको क्वालिटी लाइफ मिल रही है। तो क्वालिटी लाइफ नहीं है। अगर तुम यहाँ पे आईएएस आईपीएस बन भी जाओ, तो तुम खाली पैसा कमा के निकल जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। और तुम नेता के अंदर ही रहोगे, क्योंकि नेता का सारा चलता है हिसाब किताब। डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे, नहीं चलता किसी और का। तो देखो, मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारे हाथ में पावर है ना, तो डेवलपमेंट करो, कुछ भी करके डेवलपमेंट करो, बहुत ज़रूरी है। वरना ये जब इंक्रोचमेंट हो जाएगा ना भैया, तो फिर आईएएस यूपीएससी वगैरह कुछ नहीं रह सकता। और करेगा इंक्रोचमेंट, एक्चुअल में करेगा, क्योंकि चाइना है, ये छोड़ने वाला है नहीं। और हमें भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, हमें एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। जो भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, उसको दोनों को आपस में आकर के एक बार सॉल्यूशन करो कि कौन सा धर्म कौन सा क्या है। मिल के बातें करो, मिल के करो कि तुम लोग इस चीज़ को कैसे रोक सकते हो। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि जातिवाद पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये आज से नहीं चलता आ रहा है, आज़ादी के पहले से चलता आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अभी का मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत पहला, और ये मुद्दा आगे भी चलता रहेगा। तो लेकिन इस मुद्दा को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो सब लोग मिल करके आपस में आकर के डिसाइड करो, एक कॉमन पाथ निकालो, जिससे कि तुम डेवलपमेंट की प्रोसेस पे जाओ। वरना ये आज ये गया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया गया, कल इधर वाला एरिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे तो टेंस सिचुएशन बना हुआ ही है, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्या हो रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों से निपटने के लिए हम लोग को एक साथ एक स्ट्रेंथ और एकजुट होना पड़ेगा। और जितने लोग आईएएस आईपीएस बनने वाले हो या बनोगे आने वाले टाइम में, तो मेक श्योर कि यार डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रेशर में मत आओ, नेता क्या बोल रहा है प्रेशर में मत आओ, तुमको अपना काम करते जाना है, दैट्स इट। तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। थोड़ा मूड ऑफ था इस चीज़ को देख करके, बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा मैनेज। अच्छा, एक यहाँ पे है एक एक्सरसाइज कवच, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब बहुत पूछा जाता है, एक्सरसाइज कवच। और वैसे यूपीएससी भी आजकल एक्सरसाइज के बारे में बहुत पूछती है, तो याद रखना एक्सरसाइज कवच है, ये अंडमान एंड निकोबार कोस्ट पे। यहाँ तुम्हारे देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मतलब कि इसमें सारा इंडियन आर्मी के ही होंगे सारे, देखो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है। तो ये तीनों मिल करके अपना जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सनेंस एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग वेरियस टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्रॉम दीज सर्विसेज विल बी कंडक्टेड। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये लोग कर रहे हैं अपना सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज कवच याद रखना, अच्छी चीज़ है। और अगर हम लोग आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, आज का जो एडिशन है 22 जैन, दिल्ली दिल्ली एडिशन, तो तुम देखना यहाँ पे ना बहुत सारा आज कोर्ट से, पिटिशन से, इन सब से बहुत सारा बात किया गया है। इफ़ यू कम टू एडिटोरियल नंबर या 7 ही है। हाँ देखो, मर्सी पिटिशन है, कन्विक्स इम्प्रिजन, और कुछ है इसमें पिटिशन से रिलेटेड है। तो अब ये जो तुम्हारा मर्सी पिटिशन है, जो प्रेसिडेंट का जो पावर है आर्टिकल 72 का, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो लेट्स सी दी पिटिशंस एंड मर्सी पिटिशंस फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, मर्सी पिटिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक सेकेंड, आई गेस ये स्पेलिंग गलत लग रहा है मुझे। देखो, मर्सी पिटिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 72। इट्स बेसिकली इसमें पार्डन, रिप्राइव, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट। देखो उसको याद कैसे करते हैं, बहुत ईजी इसको याद करना। सपोज करो इन तीनों को एक ब्रैकेट में रखो, पार्डन, रिप्राइव और कम्यूटेशन, और रेमिशन रिस्पाइट को अलग रखना, ठीक है। देखो पार्डन, रिप्राइव, कम्यूटेशन का क्या सीन है, देखो ये जो स्पेलिंग है ना, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, आर ई पी, तुम आर ए पी यू समझ लो, ठीक है।
अब जैसे मान लो कोई RAPE किया समझ लो, ठीक है, तो वो क्या है, उसको मान लो डेथ सेंटेंस मिल गया कि चलो ठीक है, तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, या फिर मान लो तुम सीरियल किलर हो और तुम्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे कुछ टाइप का मोहलत चाहिए, आई वांट टेम्परेरी रिलीफ, जिससे कि मैं कम्यूट कर सकूं या पार्डन मांग सकूं आपसे, राइट। यहाँ पे डेथ सेंटेंस में कुछ रिलीफ मिला है, ठीक है जी, चलो ठीक है, हम तुम्हें फांसी पे नहीं चला जाएगा। तुम दो चीज़ कर सकते हो वहाँ से, या तो कम्यूटेशन मांगो या तो पार्डन मांगो। कम्यूटेशन मांगो कि ठीक है, जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसको सिंपल इम्प्रिजन में कन्वर्ट कर दो, जैसे टर्म ऑफ सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है, और बस जो रिगरस है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दो। पार्डन में तो चलो ठीक है, कन्विक्ट को तुमने बोला चलो फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हें पूरी चीज़ से रिलीफ दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को एकदम एक साथ रखना, कम्यूटेशन, पार्डन और रिप्राइव, तो ये याद हो जाएगा। बहुत लोग भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद, 4 दिन बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछे या फिर कोई एग्जाम में आए तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज कराते हो। देखो, और रेमिशन और रेस्पाइट इज़ वेरी वेरी सिंपल चीज़। रेमिशन इज़ लाइक चेंज इन टर्म बट नॉट चेंज इन फॉर्म। लाइक 15 ईयर का किसी को प्रिजन था, उसको 10 ईयर में कन्वर्ट कर दिया। एक सेकेंड, प्रिजन, ठीक है, तो ये था तुम्हारा 15 ईयर चेंज टू 10 ईयर प्रिजन। और रेस्पाइट इज समथिंग रिलीफ इन फॉर्म एंड टर्म्स, जैसे कि मान लो कोई लेडी है, उसको कोई प्रेजेंट है वो एंड सी बिकेम प्रेग्नेंट, तो उसको वहाँ पे रिलीफ दे सकते हैं। तो रेस्पाइट इज समथिंग, और रेमिशन इज समथिंग चेंज इन टर्म बट नॉट चेंज इन फॉर्म, राइट। 15 ईयर को 10 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना, और ये तीनों को एक जगह रखना। इसको ऐसे याद कर लेना, मैंने याद करने के लिए ये वर्ड बोला है, रेप। रेप को याद रखना, रेप में पार्डन और कम्युनिकेशन का यूज़ आएगा। ये तीनों को एक साथ पढ़ने का कोशिश करना, तो ये तुम्हारा क्लियर आउट हो जाएगा, तुम्हें इसमें इशू नहीं आएगी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं ये वाला, OECD का एक आर्टिकल आया था, काफ़ी अच्छा था, गेटिंग इट रॉन्ग ऑन इंडियाज लेवल ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट। तो OECD के कुछ मेंबर कंट्रीज़ ने अपना रिपोर्ट निकाला है, तो उन्होंने बताया था कि जो यहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड है, कि जो इंडिया को जो फार्म पे जो इनपुट्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिवली उसमें देखा जा रहा है कि उसमें पॉजिटिवली, अगर आप मान लो जिस तरीके से जो पैसा मिलता है, वो पैसा नेगेटिव वे में जा रहा है, मतलब वो पैसा नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए, राइट। ये कुछ ऐसा यहाँ पे बताया गया है। पढ़ लेना, जहाँ यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स हैं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई फ़ायदा नहीं, ये सब पूछते नहीं है एग्जाम में। ये बस इतना है कि तुम्हें बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि OECD ने ये बोला था कि नेगेटिव से रिलेटेड है और फार्मिंग से रिलेटेड है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। तो अब इसमें OECD अब क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो अब लोग OECD एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो, OECD इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे 37 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया उसमें पार्ट नहीं है, याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और OECD में इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस, फ्रांस है, और OECD आर मेंबर ऑफ हाई इनकम इकोनॉमीज विच हैव वेरी हाई HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDI इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। HDI पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो, इसमें 3 चीज़ होता है, डायमेंशन, इंडिकेटर्स और इंडेक्स। डायमेंशन में हम देखते हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आदमी कितना साल जिएगा और कितने अच्छे से जिएगा, राइट। पहला चीज़, नॉलेज, पढ़ा लिखा है या नहीं है। और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो किस तरीके से ज़िंदगी जीता है, राइट। उसकी ज़िंदगी क्या है, मतलब अच्छे तरीके से जीता है या बुरी तरीके से जीता है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा हमें। तो इसमें देखो, इंडिकेटर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और नॉलेज में आता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जिससे निकलता है हमारा एजुकेशन इंडेक्स। और यहाँ पे तुम्हारा पर कैपिटा अगर हम देखते हैं PPP टर्म्स में इन डॉलर्स, तो GNI इंडेक्स हमें यहाँ पे निकल के आता है। इस पूरे को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक बार इसको लिख लेना, ये अच्छा है, इसको याद कर सकते हो। एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP इसका रिपोर्ट निकालती है, और इंडिया अभी 131 पे है। इंडिया का है 131। हाँ, एक और चीज़ में याद रखना, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि इसका जो इंडिया का जो वैल्यू है 0.64 है। देखो, अगर 0.9 होता है तो बेटर है, अगर 1 होता है, मतलब अगर 1 होता है तो मतलब हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये जितना कम होता जाएगा, लाइक 0.5, 0.4, 0.3, तो समझ लेना वो इकोनॉमी उतनी ही बेकार है। इंडिया का भी पोजीशन 131 पे, 2018 में इसका था 130th पे था, अभी ये 131 पे है, राइट। तो ये था, आज तो हम लोग ने डिस्कस किया वो रिवर के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश का अभी सीन चल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सरसाइज कवच। उसके बाद हमने मर्सी पिटिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, एक लाइन और यहाँ पे लिख लेना, जो गवर्नर का होता है, यहाँ पे तुम कंफ्यूज कर जाओगे, उसका आता है आर्टिकल 161, गवर्नर के लिए होता है वो चीज़ लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तुम्हें मिल जाएगा, गवर्नर से रिलेटेड है, वो तुम देख लेना यहाँ पे, ठीक है। और
SDI हमने डिस्कस कर लिया, OECD डिस्कस हमने कर लिया, और इंडिया का वैल्यू हमने देख लिया, वन मतलब क्या होता है, जीरो मतलब क्या होता है, ये भी हमने चेक कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाओ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो और मैं अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।